हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एम्बर वर्ल्ड पॉइंट में। आज आपके लिए आरपीएफ कांस्टेबल के लिए मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 लेके आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। ए, बी तथा सी एक व्यापार में 5:4:3 के अनुपात में निवेश करके शामिल हुए। 4 महीनों के बाद बी ने 1,000 रुपये का अतिरिक्त निवेश किया और 8 महीनों के बाद सी ने 2,000 रुपये का अतिरिक्त निवेश किया। तदनुसार एक वर्ष बाद यदि लाभ का अनुपात 15, 14 और 11 है तो सी का प्रारंभिक निवेश कितना था। देखिए इसमें कॉन्सेप्ट क्या काम करता है कि जिस अनुपात में ये लोग इन्वेस्ट करेंगे उसी अनुपात में क्या होगा, लाभ का बंटवारा होगा। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट काम करता है। अब देखते थे इन्होंने कितना कितना लगाया है। तो देखिए 3 लोग हैं, ए, बी और सी। ठीक है, इनका देखते हैं। ए ने कितने रुपए लगाए, तो ए ने 5 लगाए, इसको हम मान लेते हैं 5x। और बी ने कितने लगाए 4, तो उसको मान लेते हैं 4x। और सी ने लगाए 3, तो इसको मान लेते हैं 3x। अभी इन्होंने शुरू में निवेश किया है, यानी पहले महीने इन्होंने इतना निवेश किया है। अब बाद में क्या हो रहा है कि 4 महीनों के बाद में बी ने 1,000 रुपये का अतिरिक्त निवेश और किया, यानी कि 4 महीने के बाद में बी ने 1,000 रुपये और लगा दिए। तो इसका मतलब ये 4x जो रुपए लगाए थे वो 4 महीने के लिए तो लगाए होंगे, प्लस अब 4x प्लस 1,000 रुपये और कितने महीने के लगाए होंगे, शेष 8 महीने के लिए। यानी कि बी ने जो 4x रुपये लगाए थे वो 4 महीने के लगाए, बाकी 4x प्लस 1,000, क्योंकि 1,000 इसने एक्स्ट्रा लगाए हैं। तो 4x प्लस 1,000 रुपये कितने महीने के लगाए होंगे, तो शेष 8 महीने के लिए लगाए होंगे, क्योंकि पूरा 12 महीने की बात चल रही है। ठीक है, अब आगे देखिए। अब क्या कह रहा है कि 8 महीनों के बाद सी ने 2,000 रुपये का अतिरिक्त निवेश किया, यानी सी ने जो है 3x जो रुपए हैं वो 8 महीने के लिए लगाए होंगे। उसके बाद में क्या हुआ होगा, जो एक्स्ट्रा 2,000 रुपये हैं यानी 3x प्लस 2,000 रुपये, ये कितने महीने के लिए लगाए होंगे, तो शेष 4 महीने के लिए लगाए होंगे। ठीक है, अब ए के बारे में और कुछ बोला नहीं है, तो इसका मतलब ए ने जो 5x रुपये लगाए वो कितने महीने के लगाए होंगे, तो 12 महीने के लिए लगाए होंगे। क्लियर। अब इनका अनुपात निकाल लेते हैं। देखिए ये कितना हो जाएगा, 12 पंजे 60x, और ये हो जाएगा आपका 4 चौक 16x प्लस 8 चौक 32x प्लस के 8,000। क्लियर। और सी का कितना हो जाएगा, सी का हो जाएगा 8 तिया 24x और 4 तिया 12, यानी कि 36x प्लस 4 दूनी 8,000। ठीक है, 36x प्लस के 8,000। अब देखो इनका लाभ का अनुपात क्या दे रखा है, लाभ का अनुपात दे रखा है 15, 14 और 11। इसका दे रखा है 15, इसका दे रखा है 14 और इसका दे रखा है 11। क्लियर। अब आगे देखिए। अब देखिए इनका क्या करके सॉल्व कैसे करेंगे। तो देखिए जिस जो आपका इन्वेस्ट है और जो आपका क्या है लाभ है, उनका अनुपात जो होगा वो दूसरे के अनुपात के बराबर होगा, यानी कि 60x बटे में 15 बराबर होगा किसके, यानी कि ये जो रखा है कितना है 16x प्लस 32x कितना हो जाएगा 48x प्लस कितना है 8,000, किसके बराबर हो जाएगा, बटे में 14 के बराबर हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से x की वैल्यू निकाल के आपको फाइनल आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे इसको, 15 से कटेगा ये 4 बार, और 4x का गुणा जब 14 में करेंगे कितना जाएगा, 14 जगह 56x बराबर कितना है 48x प्लस के 8,000। 48x में 56x तो माइनस कर देंगे, कितना बचेगा ये आपका 8x बराबर 8,000। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 8,000 बटे में 8 यानी कि 1,000। ठीक है, x की वैल्यू कितनी मिल गई, 1,000 वैल्यू आपको मिल गई। आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि सी ने प्रारंभिक निवेश कितना किया था। तो सी ने प्रारंभिक में निवेश कितना किया था, 3x निवेश किया था। तो 1x की वैल्यू कितनी आई है 1,000, तो 3x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 3x बराबर हो जाएगा 3 गुणा 1,000 यानी कि 3,000। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन दिया है ए, बी और सी एक काम को अकेले अकेले क्रमशः 10 दिन, 12 दिन और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे एक साथ मिलकर काम करना शुरू करें तो काम पूरा करने के लिए अपेक्षित दिनों की संख्या कितनी होगी। देखिए सॉल्व करते हैं। देखिए 3 लोग दिए हुए हैं, ए, बी और सी। मान लेते हैं दे रखा है कि एक दिन में कर रहा है 10 दिन में, और बी करता है 12 दिन में, और सी करता है 15 दिन में। हम मान लेते हैं कि तीनों का जो एलसीएम यानी 10, 12 और 15 का जो एलसीएम होगा वो कितना होगा, 60 होगा। हमने मान लिया कि टोटल जो काम है हमारा वो कितना है, 60 काम है। ठीक है, जिसको एक दिन में कर रहा है 10 दिन में, और बी कर रहा है 12 दिन में, और सी कर रहा है आपका 15 दिन में। यदि ये 10 दिन में 60 काम कर रहा है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 60 बटे 10 यानी कि 6 काम करेगा। और ये इस तरह से कर देगा 5 काम, और ये करेगा आपका 4 काम, यानी कि एक दिन का काम निकल के आ गया तीनों का। ठीक है, आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि तीनों मिलकर पूरा काम को कितने दिन में खत्म कर देंगे। तो तीनों का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 6 और 5 11 4 15, यानी तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, 15 काम। टोटल काम कितना है 60, तो पूरा काम करने में कितना समय लगेगा, तो 60 बटे में 15 यानी कि
4 दिन का समय लगेगा यदि तीनों मिलकर काम करेंगे तो। ठीक है, तो आपका राइट आंसर कितना बन जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए, एक व्यक्ति ने ट्रेन द्वारा 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 600 किलोमीटर, जहाज द्वारा 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 600 किलोमीटर, विमान द्वारा 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 500 किलोमीटर और कार द्वारा 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 300 किलोमीटर की यात्रा करता है। पूरी यात्रा में उसका औसत गति कितना होगा? देखिए, इसका पहले लॉन्ग तरीका देख लीजिए, फिर आपको अंत में शॉर्ट तरीका बताता हूँ। देखिए सॉल्व कैसे करते हैं इसको। देखिए, आपसे औसत गति पूछी है। ठीक है, औसत गति बराबर क्या होता है? औसत गति बराबर होता है कुल दूरी बटे में कुल समय। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है औसत गति निकालने। औसत गति कह लीजिए या फिर औसत चाल कह लीजिए। ठीक है, एक ही बात। अब देखिए, कुल दूरी कैसे निकालेंगे? कुल दूरी कितनी है? तो देखिए 600 किलोमीटर यहाँ पे है, फिर उसके बाद 600 यहाँ पे है, तो 600 600 1200, फिर यहाँ पे 500 है, 1700 हो जाएगी, और फिर यहाँ पे 300 है। कुल मिला कितनी दूरी हो जाएगी? तो 2000 किलोमीटर की दूरी हो जाएगी। अब समय कितना लग रहा है? तो समय कैसे निकालते हैं? समय बराबर होता है दूरी बट्टे 4, यानी 600 किलोमीटर की दूरी चलने में उसे कितने 600 किलोमीटर की दूरी उसे 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय कर रहा है, तो समय कितना लगेगा? समय लगेगा 600 बटे में 80। इसी प्रकार यहाँ पे समय कितना लगेगा? तो 600 बट्टे में 30, और यहाँ पे समय लगेगा आपका 500 बट्टे में 400। ठीक है, और यहाँ समय लगेगा आपका 300 बट्टे में 60। क्लियर? ये आपका कुल समय हो जाएगा और ये आपकी कुल दूरी हो जाएगी। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, ऊपर तो आपका 2000 ही रहेगा, नीचे हो जाएगा आपका 0 से 0 खत्म, ये यहाँ से कटेगा आपका 7.5 बार। ठीक है, प्लस यहाँ से आपका कटेगा ये आपका 20 बार, प्लस यहाँ से आपका कटेगा ये आपका 2 0 खत्म 1.25 बार, और यहाँ से कटेगा आपका ये 5 बार। ठीक है, सबको जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा ये आपका? ये हो जाएगा आपका 2000 बटे में, ये हो जाएगा आपका 7 और 5 12.5 और 32.5, और ये हो जाएगा आपका 33.75 33.75। ठीक है, एक बार और जोड़ लेते हैं, सही जोड़ा है नहीं जोड़ा है? 20 और 7 27, 27 और 5 32, 32 और 33, 33.75। ठीक है, सही जोड़ा। अब इसका भाग करेंगे तो कितना आंसर आएगा? तो ये आपका लगभग जो आंसर आएगा वो 59 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। एक बार चेक कर ले, ऑप्शन से चेक करते हैं इसको। देखिए आपके पास 2000 ऊपर आया था और बटे में आया था 33.75, तो इसका भाग करेंगे तो लगभग कितना आंसर आएगा? तो 60 के आसपास आंसर आएगा, 60 से कम आंसर आएगा। ठीक है, क्योंकि 1/33 कितना होता है? 100/33 होता है, सॉरी, ये हो जाएगा आपका लगभग 60। हाँ सही, ठीक है, 60 के आसपास ही आंसर आएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? डी आंसर होगा। ठीक है, तो आप भाग करके देख लीजिए, आपका इतना ही आंसर निकल के आएगा। अब आते हैं शॉर्ट ट्रिक पे। शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको क्या बताई? देखिए, डायरेक्ट आप आंसर कैसे निकाल सकते हैं इसका। अब आपको ऑप्शन चेक करना है। ऑप्शन में आप ऐसा ऑप्शन देखिए, ये पूरा आंसर तो कभी होगा नहीं, क्योंकि ये कटेगा नहीं पूरा, तो आपका पूरा आंसर तो होगा नहीं, ये तो ऑप्शन आपका हो ही नहीं सकता। इसके बाद ये 3 ऑप्शन बचे, इन ऑप्शन में आप ऐसा ऑप्शन चेक करिए जिसमें इकाई का अंक कितना बन रहा हो? 0 बन रहा हो। देखिए कैसे चेक करेंगे? तो 7 दूनी 14, 14 और 7 21, यानी इकाई का अंक कितना बन रहा है? यहाँ पे 1 बन रहा है। ठीक है, नेक्स्ट में चेक करिए, 7 6 42, 42 और 7 49, यहाँ पे कितना बन रहा है? 9 बन रहा है। यहाँ चेक करिए, 7 9 63 और 7 70, यहाँ कितना बन रहा है? 0। आपको वो ऑप्शन चेक करना है जिसमें इकाई का अंक कितना बन रहा हो? तो 0 बन रहा हो, तो ये आपका क्या बन जाएगा? डायरेक्ट राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको ये सारा प्रोसीजर करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सीधे आप क्या करेंगे? सीधे आप आंसर लगा सकते हैं इस तरह से। नेक्स्ट देखिए, यदि 7 की पावर 19 प्लस 2 को 7 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा? तो देखिए 7 की पावर कितनी है? 19 प्लस 2, किससे भाग देना है? 7 से भाग देंगे। तो देखिए शेषफल पूछा है आपसे, तो जब हम 7 की पावर 19 में 7 से भाग देंगे तो पूरा कट जाएगा, तो शेषफल हमें कितना मिलेगा? 0 मिलेगा यहाँ से, तो और 2 है तो यहाँ 2 शेषफल मिल जाएगा, तो कुल मिला के शेषफल में कितना मिल जाएगा? 2 शेषफल मिल जाएगा, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए, 3 अंकों वाली एक संख्या 4x3 को 3 अंकों वाली दूसरी संख्या 9 8 4 में जोड़ने पर 4 अंकों वाली एक संख्या 3/7 प्राप्त होता है, जो कि क्या है? 11 से विभाजित है। तो x और y के संभावित मान बताइए। ठीक है, x और y क्या बताइए? संभावित मान। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करें। देखिए ये क्वेश्चन है, ठीक है, हमें एक हिंट दे रखा है क्या कि ये जो 13/7 जो दे रखा है ये किससे विभाजित है? ये 11 से विभाजित है। तो यहाँ पे आपको y की वैल्यू पुट करके देख लेते हैं।
कि कौन सी वैल्यू रखने पे क्या हुई, 11 से विभाजित हो जाएगी। और 11 से विभाजित होने की शर्त क्या होती है कि विषम स्थान वाले अंकों का योग माइनस सम स्थान वाले अंकों का योग क्या होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या फिर 11 का कोई मल्टीपल होना चाहिए। चेक करके देखते हैं। देखिए पहले हम 9 रख के देखेंगे, क्योंकि ये वाई की वैल्यू है, ये एक्स की वैल्यू है। वाई की वैल्यू रख के चेक कर लेते हैं। तो वाई की वैल्यू हम यहाँ पे 9 रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 3 9 7। क्या ये 11 से विभाजित होगा? तो देखिए 7 और 3 10, 9 और 1 10, अंतर कितना आ गया 0। तो क्या होगा, 11 से विभाजित होगा। अब दूसरा ऑप्शन चेक करके देख लेते हैं एक बार। पहला आंसर हमारा सही निकल के आ रहा है, लेकिन दूसरा चेक करके देख लेते हैं एक बार। हम यहाँ पे यदि 6 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 7 और 3 10, 6 और 1 7, अंतर 0 नहीं आ रहा, इसका मतलब ये हमारा आंसर नहीं होगा। जैसे 7 रखेंगे तो 7 और 1 8 और 6, 7 और 3 10, तब भी हमारा अंतर 0 नहीं आएगा, तो ये भी नहीं होगा। इसी प्रकार 8 भी हमारा नहीं होगा। एक ही ऑप्शन है जो हमारा सही आंसर बन जाएगा। आपको ये सब कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आप आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, किसी वस्तु को 72 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो 5% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? देखते हैं इसको। देखिए 10% की हानि पे बेची जा रही है। 10% का हानि का मतलब होता है 1/10। ठीक है, 10% का फ्रैक्शन क्या होता है, तो 1/10, यानी 10 रुपये यदि कोई आपकी चीज है तो वो 1 रुपये की हानि में बेची जाएगी, तो कितनी बेची जाएगी, वो आपकी 9 रुपये में बेची जाएगी। अब देखिए 9 रुपये में बेची जा रही है, लेकिन एक्चुअल में कितने रुपये में बेची जा रही है, तो एक्चुअल में बेची जा रही है 72 रुपये में। तो 9 की वैल्यू कितनी आ गई, 72। तो एक की वैल्यू यहाँ से कितनी मिल जाएगी, एक की वैल्यू मिल जाएगी आपको 72/9 यानी कि 8 यूनिट। ठीक है, तो 10 हमारा क्या था, 10 हमारा क्रय मूल्य माना था, तो 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 गुणा 10 यानी कि 80। इसका मतलब इस वस्तु का क्रय मूल्य हमें पता चल गया कितना है, 80। अब आपसे पूछा कि 5% के लाभ पे बेचने के वस्तु का विक्रय मूल्य बताइए। तो 80 वाली चीज को यदि हम 5% लाभ पे बेचेंगे तो डायरेक्ट हम इसका 105% निकाल सकते हैं विक्रय मूल्य निकालने के लिए। तो देखिए 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 5 से कटेगा 21 बार, 21 चौका 84, यानी विक्रय मूल्य कितना निकल के आ गया, तो 84 उसका विक्रय मूल्य निकल के आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपको एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, किसी पात्र में इस प्रकार पानी भरा जाता है कि पानी का आयतन प्रति 5 मिनट में 2 गुना रहता है। यदि पात्र भरने में 30 मिनट का समय लगता है, तब 1/4 भरने में कितना समय लगेगा? यानी कि पूरा एक पार्ट भरने में कितना मिनट लगता है, 30, और हर 5 मिनट में क्या हो रहा है, वो 2 गुना हो जाता है। इसका मतलब यदि हम इससे 5 मिनट पहले की बात करें तो इसका आधा होगा, आधा बनने में कितना टाइम लगेगा, तो 25 मिनट लगेंगे। ठीक है, उससे 5 मिनट पहले बात करें तो एक चौथाई होगा, तो एक चौथाई बनने में कितना टाइम लगेगा, तो 20 मिनट लगेंगे, क्योंकि हर 5 मिनट में क्या हो रहा है, वो 2 गुना हो जा रहा है। अब इधर से चेक कर लो आप, 1/4 20 मिनट में हो रहा है, तो 1/2 कितने में होगा, 25 मिनट में, और पूरा कितना हो जाएगा, 30 मिनट में। अब से यही बोला कि पूरा 30 मिनट में भर जाता है, या तो आप उल्टा चेक कर लीजिए, या फिर आप इस तरह से चेक कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि हर 5 मिनट में क्या हो रहा है, वो चेंज हो रहा है। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 20 मिनट। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, यदि ए अनुपात बी बराबर 3:4 और बी अनुपात सी बराबर 5:7 और सी अनुपात डी बराबर 8:9 है, तो अनुपात ए अनुपात डी बताइए। देखिए अनुपात कैसे निकालते हैं, देखिए पूरा समझ लीजिए, कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी अनुपात निकालने में। देखिए ए बी सी और डी 4 अनुपात दे रखे हैं, 4 संख्या दे रखी हैं आपकी। देखिए ए अनुपात बी दे रखा है 3 अनुपात, तो जो दे रखा है उसको उसके नीचे ही रखिए। ए अनुपात बी 3:4 दे रखा है, तो यहाँ 3 रखिए और यहाँ 4 रखिए। ठीक है, बी अनुपात सी दे रखा है 5:7, तो यहाँ 5 रखिए और यहाँ 7 रखिए। फिर सी अनुपात डी कितना दे रखा है, 8:9, तो यहाँ 8 रखिए और यहाँ पे 9 रखिए। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे अनुपात आ जाएगा, यहाँ पे अनुपात, ये अनुपात, यहाँ पे चिन्ह लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ठीक है। अब क्या करना है, अब जो स्थान खाली है उसके सामने वाली संख्या भर दीजिए। जैसे ये स्थान खाली है, ये वाला स्थान भी खाली है, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा और यहाँ पे भी 4 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद 7 के सामने वाली संख्या खाली है, तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। और यहाँ पे 5 इस वाली संख्या खाली है, तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, 5, और यहाँ 8 के सामने खाली, तो यहाँ 8, और यहाँ पे भी 8 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, आप इसको गुणा करके चेक। अब देखिए आपसे पूछा है कि ए अनुपात डी बताइए, क्या बताइए, ए अनुपात डी। तो हमें सिर्फ किससे मतलब है, हमें ए और डी से मतलब है। इसका मतलब अब हमें ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इन तीनों का आपस में गुणा करके, और डी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इन तीनों का आपस में गुणा करके। इन तीनों का आपस में गुणा करेंगे कितना जाएगा, 3 गुणा 5 गुणा 8, और इन तीनों का आपस में गुणा करेंगे कितना जाएगा, 4 गुणा 7 गुणा 9। इन तीनों का अनुपात पूछा था। ठीक है, यानी इन दोनों का अनुपात पूछा, तो चेक कर लेते हैं। अनुपात निकालने क्या कर देंगे, बटे में ले आएंगे इसको, तो ये हो जाएगा 3 गुणा 5 गुणा 8 बटे में 4 गुणा 7 गुणा 9। ठीक है, इसको काट पीट कर लेंगे, 4 से कटेगा 2 बार और 3 से कटेगा 3 बार। ऊपर कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, और नीचे कितना हो जाएगा, 7 तिया 21, यानी कि ए अनुपात डी कितना मिल जाएगा आपको, 10:9।
21, ठीक है। कितना मिल जाएगा आपको 10:21, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपको एकदम सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आप यदि किसी का भी पूछ ले आपसे तो आप हर एक किसी का बता सकते हो। मान लीजिए आपसे ए और डी के बजाय सी और ए का पूछ लें तब भी आपको निकाल सकते हो। ए का निकाल लिया, सी का निकाल सकते हैं कंपेयर करके। आपको जो मन आए उसका जो मन करे वो जो पूछ ले आप आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। ये अनुपात निकालने का तरीका होता है। नेक्स्ट देखिए, एक दुकानदार ने एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 30% अधिक निश्चित किया। यदि वह उस वस्तु को अपने ग्राहक को 10% छूट पर बेचे तो दुकानदार का लाभ कितना रह जाएगा, ठीक है। देखते हैं। देखिए, मान लीजिए कि लागत मूल्य कितना है, लागत मूल्य आपका 100 है और अंकित मूल्य इसने कितना डिसाइड किया है 30% अधिक, यानी अंकित मूल्य कितना रखा है उसने 130 रखा है। 30% अधिक का मतलब 130 ही हो जाएगा, ठीक है। यानी 100 लागत मूल्य था तो उसने 30% बढ़ा के यानी 130 रुपये क्या कर दिया, अंकित मूल्य डिसाइड कर दिया, ठीक है। उसके बाद यदि वह उस वस्तु को अपने ग्राहक को 10% छूट पर बेचे तो जो छूट दी जाती है वो किस पर दी जाती है, हमेशा अंकित मूल्य पर ही दी जाती है, ठीक है। तो जो छूट दी जाएगी वो किस पर दी जाएगी, अंकित मूल्य पे। तो 10% की छूट है वो किस पर मिलेगी, 130 पे मिलेगी। और छूट देने के बाद में जो संख्या निकल के आती है वो हमारा क्या निकल के आता है, विक्रय मूल्य। आपसे कितना क्या पूछा है कि लाभ कितना रह जाएगा। तो देखिए 130 पे जब हम 10% की छूट दे देंगे तो इसका मतलब हम डायरेक्ट 90% निकाल देंगे इसका। 13 में 117, यानी कि 130 वाली चीज अब कितने बिक रही है, 117 बिक रही है। कब, जब उसका लागत मूल्य कितना है 100 और अंकित मूल्य कितना है 130। यानी यदि हमने 100 रुपये उसका कीमत थी तो हम हमारी फाइनली वो कितनी बेची जा रही है, तो 17 यानी 170 रुपये की बेची जा रही है। तो कितने रुपए का लाभ हो रहा है, तो हमें 17 रुपये का लाभ हो रहा है। कितने पे, 100 पे। परसेंटेज निकालने कर देंगे गुणा 100, कितना हो जाएगा ये 17%, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ये आपकी संख्या दे रखी है, इसमें इकाई का अंक बताइए। देखिए इकाई के अंक के आधार पर एक अलग से वीडियो बनाई हुई है, आप आराम से चेक करिए, बहुत अच्छी ट्रिक बताई गई है। इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ पे दे रखा है 4 की पावर मतलब 2464 की पावर ये दे रखा है और 615 की पावर ये दे रखा है, 131 की पावर ये दे रखा है, ठीक है। इकाई का अंक बताना है तो मैंने आपको वीडियो में बताया हुआ है, लेकिन यहाँ पे बता देता हूँ कि 4 की पावर कुछ भी हो, 4 की पावर कुछ भी हो तो यहाँ पे आपको इकाई अंक कितना मिलेगा, आपको सम संख्या ही मिलेगी। और 5 की पावर कुछ भी हो तो यहाँ पर इकाई अंक कितना मिलेगा, 5 ही मिलेगा। जब भी सम संख्या गुणा किसमें करेंगे, 5 में करेंगे। जब भी सम संख्या गुणा किसमें करेंगे, 5 में करेंगे तो हमें इकाई का अंक कितना मिलेगा, 0 ही मिलेगा। तो यहाँ से हमें सम संख्या मिल जाएगी, यहाँ से हमें 5 मिल जाएगा तो हमें इकाई का अंक कितना मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। और 1 की पावर चाहे कुछ भी हो उसका गुणा हम जब 0 में करेंगे तो हमें 0 ही मिलेगा। तो हमारा इकाई का अंक कितना हो जाएगा, इकाई का हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए पाई चार्ट दिया हुआ है, ठीक है। इसमें क्या है कि ये मत दे रखी है, उन पर खर्चा दे रखा है, डेली में दिया है खर्चा। इसमें एक चीज सीख लीजिए कि ये जो पूरा सर्किल होता है ये 360 डिग्री का होता है, लेकिन जब हम परसेंटेज में बात करेंगे तो कितने परसेंट के बराबर होगा, तो पूरा 100% के बराबर होगा, यानी कि 360 डिग्री 100% के बराबर होगा, ठीक है। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे, किस मद का खर्च अधिकतम है, किस मद का खर्च अधिकतम है। तो जिसका एंगल सबसे बड़ा होगा वही तो सबसे अधिक खर्च को दर्शाएगा। तो सबसे बड़ा एंगल किसमें है, 120 में है। 120 किसको दर्शा रहा है, खेल कूद को। तो सबसे ज्यादा खर्चा किस पे हो रहा है, खेल कूद पे हो रहा है। ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, किन मदों के खर्च की धनराशि समान है। तो जिसका एंगल समान, जिसका कोण समान, उसकी धनराशि समान। समान किस किसकी है, विज्ञान की और पुस्तकालय की, 60-60 विज्ञान और पुस्तकालय, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बी क्या हो जाएगा आपका एकदम सही आंसर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, खेलकूद और कला खेलकूद और कला व शिल्प के खर्च का अनुपात बताइए। किसका अनुपात बताना है, खेलकूद और कला और किसका है, शिल्प, ठीक है। इसका क्या करना बताना है आपको, खर्च का अनुपात बताना है। अब आप क्या किस पे आइए, अपने डायग्राम पे आइए, ठीक है। खेलकूद का कितना एंगल है, तो खेलकूद का एंगल है 120। कला व शिल्प का कितना है 90। इनका अनुपात बताना है। 30 से कटेगा 4 बार, 30 से कटेगा 3 बार, इनका अनुपात कितना हो जाएगा, 4:3, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, किस मद पर 25% निधि को खर्च किया गया है, ठीक है। 25% निधि को खर्च किया गया है। देखिए मैंने आपको अभी समझाया था कि 360 डिग्री कितने परसेंट के बराबर होता है, तो 100% के बराबर होता है। इसका मतलब 100% बराबर ये 360 है तो 1% बराबर हो जाएगा 360 बटे में 100। और 25% पूछा है आपसे, तो 25% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 360 बटे 100 गुणा 25। 4 से कट जाएगा, 4 से कटेगा आपका 90 बार,
यानी कि 25% किसको दर्शाएगा, तो 90 डिग्री को दर्शाएगा, ठीक है। और 90 डिग्री यहाँ पे किसको दर्शा रहा है, तो कला हुआ शिल्प को दर्शा रहा है। इसका मतलब 25% निधि किस पर खर्च हुई है, तो 25% निधि जो हुई है वो कला हुआ शिल्प पे खर्च हुई है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए, कुल खर्च का कितना प्रतिशत पुस्तकालय पर खर्च हुआ है, तो पुस्तकालय पर कितना खर्च हुआ था, 60 डिग्री। तो 60 डिग्री देख लेते हैं, 60 डिग्री और कुल खर्चा कितना है 360, कितना परसेंट हुआ तो गुणा कर देंगे 100 का, ठीक है। 60 से कटेगा 6 बार और 100/6 किसके बराबर होता है, 16.6% के बराबर होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है कि 28 सेंटीमीटर व्यास और 30 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंक्वाकार लोहे के टुकड़े को एक बेलनाकार पात्र में पूर्णतः डुबो दिया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप जल का स्तर 6.4 सेंटीमीटर बढ़ जाता है। पात्र का व्यास बताइए सेंटीमीटर में कितना होगा। देखिए इसका व्यास निकाल, देखिए शंकु का जो आयतन होगा वो क्या होगा, बेलन के अंदर जो पानी उठ रहा है उसके आयतन के बराबर होगा जब शंकु को बेलन में डुबाया जाएगा तब। तो शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और ये किसके बराबर हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच के। ये किसका आयतन होता है, ये बेलन का आयतन, और ये किसका आयतन होता है, शंकु के आयतन के बराबर, ठीक है। अब देखिए शंकु की त्रिज्या क्या है, शंकु की त्रिज्या है, ये तो 28 सेंटीमीटर का दे रखा है व्यास, और व्यास का आधा क्या होता है त्रिज्या। तो शंकु की त्रिज्या कितनी मिल जाएगी, आर बराबर 14 और एच बराबर कितना दे रखा है 30, ठीक है। और बेलन की त्रिज्या का क्या है आपको निकालनी है, और ऊंचाई दे रखी है आपको, एच बराबर दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। इसको कैपिटल एच मान लीजिए, एच बराबर दे रखा है आपको 6.4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब वैल्यू रख दीजिए और वैल्यू इसका आर की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसको, देखिए ये हो जाएगा आपका 1/3 पाई, आर की वैल्यू यहाँ से कितनी है 14 गुणा 14 गुणा एच की वैल्यू कितनी है 30, ये बराबर किसकी हो जाएगी, पाई गुणा आर हमें निकालनी है, आर स्क्वायर गुणा एच, एच कितना है 6.4 सेंटीमीटर, ठीक है। पाई से पाई खत्म। उसके बाद देखिए यहाँ से क्या करेंगे, पॉइंट हटेगा, बटे में कितना आ जाएगा 10। उसके बाद देखिए 3 से कटेगा आपका ये 10 बार, और 2 से कटेगा 7 बार, 2 से कटेगा आपका ये 32 बार, 2 से कटेगा आपका 7 बार, और 2 से कटेगा आपका ये 16 बार। अब देखिए यहाँ कितना बचेगा 7 गुणा 10, और जो बटे में 10 है वो भी इधर आ जाएगा, और जो बटे में ऊपर जो गुणा में 16 है वो बटे में कितना पहुंच जाएगा नीचे, ठीक है। और ये सब किसके बराबर हो जाएगा, आर स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ से आर की वैल्यू कैसे निकालेंगे, आर बराबर मिल जाएगा हमको यहाँ से 100 में 7 गुणा 7 गुणा 10 बटे में 16, तो ये हो जाएगा आपका 7 गुणा 10 बटे में 4, यानी कि 2 से कटेगा 2 बार, 2 से कटेगा 5 बार, यानी कि 35/2, यानी हमें त्रिज्या मिल जाएगी कितनी 35/2, ठीक है। लेकिन आपसे पूछा क्या, आपसे पूछा व्यास, क्या पूछा व्यास, व्यास बराबर क्या होता है त्रिज्या का 2 गुना, व्यास बराबर क्या होता है त्रिज्या का 2 गुना, 2 गुणा त्रिज्या, यानी कि 2 गुणा 35/2, 2 से 2 खत्म, कितना हो जाएगा 35, यानी कि त्रिज्या निकल के आएगी, वो कितनी निकल के आएगी 35 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, किसी एक धनात्मक संख्या का 2/3 और उसके व्युत्क्रम का 25/216 बराबर है, तो वो संख्या क्या है। मानते हैं वो संख्या हमारी x है, उसका 2/3 यानी 2/3 किसके बराबर है, उसके व्युत्क्रम, इसके व्युत्क्रम यानी x के व्युत्क्रम 1/x हो जाएगा, इसके किसके बराबर है 25/216 के बराबर है, ये आपको दे रखा है। अब इसको क्या करना है, सॉल्व करके यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेनी है। तो देखिए सॉल्व करते हैं इसको, देखिए 3 से करेगा आपका 72 बार, 72 दूनी 144, ठीक है। एक्स का गुणा एक्स में करें कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर ऊपर 25 रहेगा आपका, बटे में कितना आ जाएगा 2 × 72 144, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा अंडर में 25/144, यानी कि 5/12, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 5/12, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, लोहे के 3 ठोस घन जिनकी भुजाएं दे रखी है 4, 5 और 6 सेंटीमीटर की हैं, एक साथ पिघलाकर एक घन में डाले गए हैं। इस प्रक्रिया में खराब प्रबंध के कारण 62 सेंटीमीटर क्यूब पिघली हुई धातु गुम हो गई है। तदनुसार नए बने घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना सेंटीमीटर होगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना कितना सेंटीमीटर होगा। देखिए कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि ये जो तीनों आयतन को पिघलाने के बाद जो नया आयतन मिलेगा वो पूरे इकट्ठे जो आयतन घन बनेगा उसके आयतन के बराबर होना चाहिए। अब देखिए सॉल्व करते हैं इसे। देखिए घन का आयतन होता क्या है, घन का आयतन होता है भुजाई की पावर 3, तो पहले यानी छोटे वाले घन का आयतन कितना हो जाएगा 4 की पावर 3,
इसका हो जाएगा 5 की पावर 3, इसका हो जाएगा 6 की पावर 3। ठीक है, तो कुल मिला कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 64, ये हो जाएगा 125 और ये हो जाएगा आपका 216। इन सबको जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा, इन सबको जोड़ने में मिलेगा हमें 6 और 5 11 और 4 15 और 1 और 2 3, 3 और 4 7, सॉरी 3 1 और 2 3, 3 और 6 9 और 1 10 और 1 और 2 3 और 1 4, 405। इन टोटल जो आयतन निकल के आया वो 405 निकल के आया। अब वो कह रहा है 405 में से 62 सेंटीमीटर जो आयतन है वो गुम हो गया। कुल मिला के हमारे पास कितना बचा, हमारे पास बचा 343 घन सेंटीमीटर। इतना आयतन हमारे पास बचा। ये जो आयतन होगा वो तीनों को पिघला के बने हुए ठोस के घन के आयतन के बराबर होगा। तो नया जो घन बना उसकी भुजा हमने मान ली ए, तो उसका जो आयतन होगा ए की पावर 3 वो किसके बराबर होगा, 343 के बराबर होगा। तो यहाँ से हमें ए की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, ए की वैल्यू मिल जाएगी हमें क्यूब रूट 343, जो किसके बराबर हो जाएगा, हमारे 7 सेंटीमीटर के बराबर निकल के आएगा। अब हमें भुजा मिल गई नई घन की कितनी है, 7 सेंटीमीटर। आपसे पूछा क्या, पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 6 इंटू भुजा का स्क्वायर। ठीक है, ये क्या है, भुजा है। ठीक है, अब 6 इंटू भुजा कितनी है, 7 निकल के आई थी, तो 7 का इंटू 7 भुजा का वर्ग हो जाएगा। जब इन सबको गुणा करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, इनमें मिल जाएगा 7 7 49, 49 इंटू 6 कितने होते हैं 294। ठीक है, वर्ग सेंटीमीटर। क्लियर, इसका मतलब नया जो घन होगा उसका वर्ग क्षेत्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना निकल जाएगा, 294 वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। किसी धनराशि का किसी दी गई दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 900 और 954 है, तो वो धनराशि कितनी होगी। देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसके हिसाब से आपको 2 फॉर्मूले नोट करने हैं। कौन कौन से, देखिए यदि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों दे रखे हो तो आपको अंतर बराबर होता है, 2 साल के लिए अंतर बराबर होता है P इंटू आर स्क्वेयर, सॉरी आर अपॉन 100 का स्क्वेयर। ठीक है, जब क्या कब का है, जब चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों का अंतर दे रखा हो तब। इसका अंतर दे निकाल सकते हैं हम, 900 और 954 का अंतर कितना हो जाएगा 14। ठीक है, एक अंतर का फॉर्मूला और होता है 2 वर्ष के लिए। देखिए वो क्या होता है, वो होता है आपका अंतर बराबर SI यानी कि साधारण ब्याज इंटू आर अपॉन 200। ठीक है, ये भी आपका क्या होता है, ये भी आपका अंतर का ही फॉर्मूला होता है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के लिए। तो देखिए अब इन दोनों फॉर्मूले का यूज करके हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकालेंगे। देखिए पहले आपको दे रखा है कि 900 रुपये साधारण ब्याज है और 954 क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो 954 माइनस के 900 यानी कि डिफरेंस हो जाएगा इसका 54। इन 2 साल का अंतर कितना है, 54 अंतर है। और इस वाला फॉर्मूला लगाते हैं पहले, तो 54 बराबर हो जाएगा ऐसा कितना है 900 गुणा आर बटे में 200। क्लियर, सॉल्व करते हैं इसको। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 9 से कटेगा 6 बार और 6 दूनी कितना हो जाएगा 12, यानी कि आर बराबर हमें मिल जाएगा यहाँ से 12%। जब हमें आर मिल गई और हमें चाहिए क्या है, धनराशि चाहिए, यानी कि हमें मूलधन चाहिए पी, तब हम इसकी वैल्यू यहाँ रख देंगे पी वाले फॉर्मूले में। तो देखिए अंतर बराबर, यानी अंतर कितना निकल रहा था 54, यानी 54 बराबर पी गुणा आर का वर्ग। आर का वर्ग कितना है 12 गुणा 12 बटे में 100 का वर्ग, यानी कि 100 गुणा 100। क्लियर, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 6 दूनी 12 और 6 से कटेगा 9 बार, 2 से कटेगा आपका 50 बार। ठीक है, और 2 से कटेगा आपका सॉरी 3 से कटेगा 4 बार और 3 से कटेगा आपका ये 3 बार। ठीक है, और 4 से कटेगा आपका ये 25 बार। 25 इंटू 50 कितना होता है 1250 और 1250 इंटू 3 कितना होता है 3750, यानी कि पी बराबर मिल जाएगा आपका 3 गुणा 50 गुणा 25। ठीक है, यानी कि 3750, यानी आपका मूलधन कितना हो जाएगा 3750 रुपये आपका मूलधन निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एक कार ड्राइवर बेंगलुरु से प्रातः 8:30 बजे चलता है और बेंगलुरु से 300 किलोमीटर दूरी वाले स्थान पर दोपहर 12:30 बजे पहुंचना चाहता है। प्रातः 10:30 बजे वह देखता है कि उसने केवल 40% दूरी ही तय की है। अपने निर्धारित समय पर पहुंचने के लिए उसे कार की गति कितनी बढ़ानी होगी। देखते हैं इसको सॉल्व करके। देखिए मान लेते हैं ये स्थान, दोनों स्थानों के बीच की दूरी क्या दे रखी है इसने, क्या है 300 है। ठीक है, अब वो कह रहा है कि इसने 10:30 बजे तक कितनी दूरी तय की है, 40% दूरी तय की है। तो 300 का 40% कितना हो जाएगा, 300 का 40% हो जाएगा 300 गुणा 40/100 यानी कि 120, यानी कि इसने 10:30 बजे तक 120 किलोमीटर दूरी ही तय की है। ठीक है, अब कितनी दूरी बची, तो ये दूरी बची आपकी
80, ठीक है, कितनी बची 180। अब इसको ये दूरी तय करनी है, कितने समय में तय करनी है, तो कितने समय में तय करनी है, तो देखिए अब आपका 10:30 तो बज गया, पहुंचना कितना है 12:30 बजे पहुंचना है, यानी 2 घंटे में तय करनी है, 2 घंटे में तय करनी है। इसका मतलब चाल हमारी कितनी होनी चाहिए, तो चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय, यानी 180 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करनी है, तो हमारी चाल कितनी हो जाएगी 90 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, कितनी हो जाएगी 90 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन हम आपसे पूछा है कितनी बढ़ानी पड़ेगी, इसका मतलब हमें पहले पता होनी चाहिए कि पहली चाल हमारी कितनी थी, तो पहले हमारी चाल कितनी थी, जब उसने 120 किलोमीटर की दूरी को कितने घंटे में तय कर दिया, 8:30 बजे चला था, 10:30 बजे पहुंच गया, कितनी दूरी तय करने में 120 किलोमीटर दूरी तय करने में, तो कितना समय लगेगा, तो 120 बटे में 2 घंटे लगे ना, 8:30 से 10:30 तक, तो उसकी चाल कितनी होगी, चाल होगी उसकी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब शुरू में उसकी चाल थी 60 किलोमीटर प्रति घंटा और लास्ट में उसकी चाल कितनी होगी 90 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कितनी चाल बढ़ानी पड़ी, कितनी चाल बढ़ानी पड़ी, तो 90 माइनस के 60 यानी कि 30 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी बढ़ानी कितनी चाल बढ़ानी पड़ेगी उसे 30 किलोमीटर प्रति घंटा उसे चाल बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ए बी से 20% कम काम करता है, यदि ए एक काम को 7.5 घंटे पूरा कर सकता है तो बी उसे कितने घंटे में कर सकता है। देखिए देखिए ए और बी दो दे रखे, आपसे बोला कि ए जो है वो बी से 20% कम काम करता है, 20% का मतलब होता है 20/100 यानी कि 1/5, ठीक है, 1/5। 1/5 का मतलब ये हुआ कि यदि बी कितना काम कर रहा है 5 काम कर रहा है, तो ए कितना काम करेगा 20% कम, यानी कि एक काम कम करेगा, यानी कुल मिला कितना काम करेगा, तो ये काम करेगा 4, ये 4 काम कर रहा है, बी कितना कर रहा है 5 काम। ये तो उनका हो गया, किसका किसका अनुपात हो गया, ये हो गया इनका काम का अनुपात। और समय का अनुपात होता है वो क्या होता है, समय का अनुपात इसका उल्टा होता है। तो समय इनको कितना लगेगा, इसको 5 यूनिट समय लगेगा, इसको तो लगेगा 4 यूनिट समय लगेगा, ठीक है। क्योंकि ए को यदि 4 काम करने में 5 समय लग रहा है तो बी को 5 काम करने में कितना समय लगेगा, 4 समय लगेगा, ठीक है। लेकिन आपसे बोला कि ए को कितना समय लग रहा है, ए को लग रहा है 7.5 घंटे, कितना समय लग रहा है 7.5 घंटे, यानी कि 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है 7.5, यानी इसका कितना गुना है, तो इसका 1.5 गुना है। तो आपसे 4 यूनिट की वैल्यू पूछिए, 4 मतलब बी उसे कितने घंटे में कर सकता है, बी कितना घंटे में कर रहा है 4 घंटे में, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, इसका भी 1.5 गुना, इसका 1.5 गुना कितना हो जाएगा 6 घंटे। जब 5 का 1.5 गुना कितना है 7.5, इसका भी 1.5 गुना निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 6 घंटे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एक व्यापारी अपने माल को अंकित मूल्य के 10% बट्टे पर बेचता है, 10% लाभ कमाने के लिए वो उस वस्तु का क्या मूल्य अंकित करे जो उसे 900 रुपये में पड़ी हो। तो इसके लिए आप फॉर्मूला नोट कर लीजिए, CP अपॉन MP बराबर 100 माइनस के डिस्काउंट परसेंट अपॉन में 100 प्लस के प्रॉफिट परसेंट, ठीक है। CP क्या है क्रय मूल्य, MP क्या है अंकित मूल्य, और D क्या है छूट परसेंट, और P क्या है लाभ परसेंट। CP आपको दे रखा है 900, MP आपसे पूछा है, ठीक है, छूट दे रखी है आपको 10% की, सॉरी हाँ छूट दे रखी है आपको 10% की, और लाभ भी दे रखा है आपको 10% का भी लाभ दे रखा है। इसको सॉल्व करिए, ऊपर बचेगा आपका 90, नीचे बचेगा आपका 110। देखिए 0 से 0 खत्म, 9 से कटेगा आपका ये 100 बार, और 100 का गुणा किसमें करेंगे 11 में, तो MP बराबर हमें कितना मिल जाएगा 1100, यानी कि अंकित मूल्य कितना होना चाहिए उस वस्तु पर 1100 रुपये अंकित मूल्य होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, रमा के व्यय तथा बचत में 5:3 का अनुपात है, यदि उनकी आय में 12% की तथा व्यय में 15% की वृद्धि हो जाए तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखिए क्वेश्चन, रमा के व्यय और बचत में अनुपात दे रखा है 5:3, व्यय और बचत का अनुपात दे रखा है 5:3, ठीक है। व्यय और बचत दोनों का योग कितना होता है, आय होता है, ठीक है। तो आय कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी। इसको अनुपात को हम हटाएं तो मान लेते हैं अपनी तरफ से हम इसको व्यय मान लेते हैं 500 और बचत मान लेते हैं 300, तो योग हमारा कितना हो जाएगा, आय कितनी हो जाएगी हमारी 800। यानी यदि रमा का व्यय 500 है, बचत 300 है, तो उसकी आय कितनी रही होगी, तो उसकी आय 800 रही होगी, ठीक है। यदि उसकी आय में 12% की वृद्धि, तो आय में 12% की वृद्धि करेंगे तो 12 अट्ठे 96, यानी कितने रुपए की वृद्धि हो जाएगी 96 रुपए की वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि इसका 12% कितना होता है 96 तो होता है, 96 की वृद्धि हो जाएगी। तो नई आय कितनी हो जाएगी, नई आय हो जाएगी आपकी 896। वो कह रहा है कि व्यय में कितने परसेंट की वृद्धि की जा रही है 15% की, व्यय कितना है 500 है, तो 500 का 15% कितना हो जाएगा, 500 का 15% हो जाएगा 75, यानी कि अब नया व्यय कितना हो जाएगा 575 आपका नया व्यय हो जाएगा, और नई आय हो जाएगी आपकी 896। तो कुल मिला के बचत कितनी बची, बचत कैसे निकालते हैं, आय में से व्यय घटा के,
तो जब 896 में से हम 575 घटा देंगे तो हमें कितने बचेंगे? ये बचेगा हमारे पास, यहाँ बचेगा 1 और यहाँ बचेगा आपका 2 और यहाँ बचेगा आपका 3, यानी 321। यानी कि बचत कितनी की होगी? 321 की बचत होगी। आपसे पूछेगा बचत में कितने % की वृद्धि हुई है, ठीक है। पहले बचत कितनी थी? 300 थी, अब बचत कितनी है? 321। तो कितने की वृद्धि हुई? 21 की वृद्धि हुई। कितने पे? तो 300 पे। यानी 21 की वृद्धि कितने पे हुई है? 300 पे वृद्धि हुई है। परसेंटेज निकालने के लिए क्या कर देंगे? 100 का, 0 से 0 खत्म, 3 से कटेगा 7 बार। कितने % की वृद्धि हुई है? तो 7% की वृद्धि हुई है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 7%, जो कि आपके ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, लेकिन इसका राइट आंसर कितना आएगा? 7% ही इसका राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट देखिए, ये आपको दे रखा है, यहाँ से एक्स का मान निकालना है। हम क्या करेंगे? देखिए 289 का वर्गमूल क्या होता है? 289 का वर्गमूल होता है 17 और डिवाइड बाई, यानी बट्टे में कितना आएगा? अंडर में एक्स, और ये किसके बराबर हो जाएगा? ये बराबर हो जाएगा 1/5 के। 5 गुणा इधर करेंगे, 17 पंजे 85 बराबर अंडर में एक्स। एक्स की वैल्यू चाहिए, दोनों तरफ से वर्ग कर देंगे, वर्ग कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 85 का वर्ग, ये हो जाएगा आपका एक्स। और 85 का वर्ग कितना होता है? 5 का वर्ग 25 और 8 से एक संख्या अधिक, यानी कि 9, 9 8 72, कितना हो जाएगा? 72 25, जो कि हमारी एक्स की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। 85 वर्ग कैसे निकाला हमने? 5 का वर्ग कर दिया 25 और 8 से अगली संख्या कितनी होती है? 9, 9 और 8 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 72। जिन संख्या का अंत में 5 होता है उनका वर्ग ऐसे निकाला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, देखिए आपको 3 भिन्नें दे रखी हैं, इनका महत्तम समावर्तक बताना है। पहले भिन्न है 54/9, 54/9 इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 54/9। दूसरी दे रखी है 70×51, 60/17, ये दे रखी है आपकी 36/51। ये कट जाएगा आपका 6 बार, और देखिए ये कट जाएगा, 3 से कटेगा 17 बार और 3 से कटेगा आपका 12 बार। अब आपको नई भिन्न क्या मिल जाएगी? 6, 60/17, 12/17, यानी आपकी 3 भिन्नें मिल गई आपको। इन तीनों भिन्नों का आपको क्या बताना है? मासाप बताना है। मासाप कैसे निकालते हैं भिन्नों का? तो भिन्नों का मासा बराबर होता है अंश का मासा बटे में हर का लासा। क्या होता है? मासा बराबर किसका मासा? यानी भिन्नों का मासा बराबर अंश का मासा और बटे में हर का लासा, ठीक है। हर का लासा। अंश क्या दे रखा है? अंश दे रखा है आपको 6, 60 और 12। इनका आपको मासा निकालना है। बटे में हर क्या है? हर है आपका, इसको बटे में 1 लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 1, 17 और 17 का लासा, ठीक है। तो देखिए 6, 60 और 12 का मासा कितना हो जाएगा? 6 ही हो जाएगा, और 1, 17, 17 का लासा कितना हो जाएगा? 17 ही हो जाएगा। तो इसका मतलब इस पूरी भिन्न का हमारा मासा कितना निकल कर आ जाएगा? 6/17। ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, एक भूखंड की 2 भुजाएं 32 मीटर और 24 मीटर की हैं, उनके बीच का कोण कितना है? समकोण है। एक भूखंड इस तरह से बना हुआ है, इसकी भुजाएं कितनी है? 32 और 24 मीटर की, ठीक है। एक 32 की, एक 24 की, उनके बीच का कोण कितना है? समकोण है, ठीक है। उसका बोला कि उनके बीच का कोण समकोण है, अन्य 2 भुजाएं 25 मीटर की हैं। अन्य 2 भुजाएं किसकी हैं? 25 मीटर की हैं, ठीक है। मान लीजिए ये आपकी 25 मीटर की है और ये भी आपकी कितनी है? 25 मीटर की दे रखी है। आपसे पूछा भूखंड का क्षेत्रफल बताइए, तो देखिए ये आपका समकोण त्रिभुज बनेगा इस तरह से, क्योंकि यहाँ पे 90 अंश का कोण है और ये आपका 90 अंश का कोण नहीं है, तो ये तो समकोण त्रिभुज बनेगा नहीं। तो ये आपका समकोण त्रिभुज बन जाएगा। यदि ये 24 है, ये आपका 32 है, तो ये कितने का होगा? तो आपने एक ट्रिपलेट पढ़ा होगा 3, 4 और 5, ठीक है। क्या पढ़ा होगा आपने? ट्रिपलेट पढ़ा होगा 3, 4, 5। यदि आपका क्या है? आधार 3 है, लंब आपका 4 है, तो कर्ण कितना होगा? 5 होगा। ये आपस में अदला बदली भी हो जाती है। यदि आपका आधार 4 है, कर्ण लंब आपका 3 है, तो कर्ण कितना होगा? 5 होगा। कर्ण हमेशा फिक्स रहेगा, ठीक है। अब इन दोनों को देखिए, इन दोनों को देख के आप इसमें दोनों से 8 से भाग कर देंगे तो ये 3 मिल जाएगा, और यहाँ पे 8 से भाग कर देंगे तो 4 मिल जाएगा, यानी कि 3, 4, तो यहाँ कितना होगा? 5। 5 का मतलब 8 पंजे 40। इसका मतलब ये वाली भुजा हमारी कितनी मिल जाएगी? 40 की हमारी भुजा मिल जाएगी, ठीक है। क्योंकि ये कितना गुना है? 8 का, ये 8 गुना है, 3 का 8 गुना है, ये 4 का 8 गुना है, तो ये भी कितने गुना होगा? 5 का 8 गुना ही होगा। अब जरा ये देखिए, देखिए ये आपका समकोण त्रिभुज मिल गया, जिसका कर्ण आपका 40 हो गया और आधार आपका 32 और लंब आपका 24 हो गया, ठीक है। देखिए इसमें 2 त्रिभुज बने हैं। कौन कौन से त्रिभुज बने हैं? एक तो आपका ये त्रिभुज बना है, कौन कौन सा? एक बना है 32
40 और 24 का, और एक त्रिभुज बनेगा आपका इस तरह से, क्योंकि आपका एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा जिसके दो भुजाएं समान हैं, 25 और ये हो जाएगा आपका 40। ठीक है, इन दोनों त्रिभुज का आपको क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए कैसे निकालते हैं। तो समकोण त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 16 बार कटेगा, 16 इंटू 24 कितना होता है, 16 चौका 64 और 16 दूनी 32 और 6 38, 384। यानी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल मिल गया 384। और समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है b/4 अंडर में 4a² माइनस के बी स्क्वायर। ये b क्या है, b आपकी विषम भुजा है और a क्या है, a आपकी समभुजा है। ठीक है, वैल्यू रखिए इसमें, तो ये हो जाएगा b की वैल्यू कितनी है, 40 अंडर में 4 गुणा 25 का वर्ग माइनस के 40 का वर्ग। सॉल्व करते हैं इसे। देखिए ये हो जाएगा आपका 10 बार कटेगा, और ये 25 का वर्ग कितना होता है, 625 इंटू 4 कितना होता है, तो 625 इंटू 4 होता है 2500। 2500 में से 40 का वर्ग यानी कि 1600 घटाएंगे कितना बचेगा, 900। तो ये हो जाएगा आपका 10 और अंदर बचेगा आपका 2500 माइनस के 1600, यानी कि ये हो जाएगा 10 गुणा अंडर में 900, और 900 का वर्गमूल कितना होता है, 900 का वर्गमूल होता है 30। ठीक है, कितना होता है 30। यहाँ देख लीजिए जगह कम है उधर, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 10 गुणा 30, कितना हो जाएगा आपका 300। यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल मिल गया आपको 300 और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल मिल गया आपको 384। तो कुल मिला के पूरा जो खंड है इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 300 प्लस 384, यानी कि 300 प्लस 384 कितना हो जाएगा, 684। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, cot π/20, cot 3π/20 और cot 5π/20, cot 7π/20 और cot 9π/20 का मान बताइए कितना होगा। देखिए एक चीज ध्यान रखिए, यदि क्या है, यदि आपका a प्लस बी बराबर कितना हो, a प्लस बी बराबर 90 हो, तो cot a इंटू कॉट बी किसके बराबर होता है, तो ये 1 के बराबर होता है। ठीक है, ये प्लस बी बराबर कितना हो, 90 हो। ठीक है, अब यहाँ से निकालिए cot π/20 की वैल्यू कितनी होगी, पाई की मान कितना होता है, 180 होता है। देखिए इसको नए पेज पे समझा देता हूँ मैं। देखिए यहाँ से मिलेगा आपको cot 180 बटे में कितना मिलेगा, 20। यहाँ से मिलेगा cot 3 इंटू 180 बटे में 20। यहाँ से मिलेगा आपको cot 5 इंटू 180 बटे में 20। इसी प्रकार यहाँ से मिल जाएगा cot 7 इंटू 180 बटे में 20, और यहाँ से मिल जाएगा आपको cot 9 इंटू 180 बटे में 20। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। 20 से कटेगा 9 बार, 20 से कटेगा 9 बार, 20 से कटेगा आपका ये भी 9, ये भी 9 बार कटेगा, ये भी आपका 9 बार कटेगा। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। देखो कितना हो जाएगा, cot 9, ये हो जाएगा cot 27, ये हो जाएगा cot 9 पंजे 45, ये हो जाएगा 9 7 63, इंटू में cot 63 हो जाएगा, और ये हो जाएगा इंटू में 9 9 81। मैंने आपको क्या बताया था कि यदि a प्लस बी की वैल्यू कितनी हो, 90, तो ये cot a इंटू cot b कितना होगा, 1। तो देखिए यहाँ पे 81 है, यहाँ पे आपका 9 है, तो इन दोनों को मिला के कितना वैल्यू बन जाएगी, एक वैल्यू बन जाएगी, गुणा 27 है, यहाँ 63 है, इन मिला के 90 बन रही है, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। और cot 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 ही होती है। तीनों गुणा कर देंगे, कितना आंसर आ जाएगा आपका, एक आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितना आंसर आ जाएगा आपका, एक आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ये एक काम को 4 घंटों में कर सकता है, बी और सी उसे 3 घंटों में तथा ए और सी उसे 2 घंटों में कर सकते हैं। बी अकेला उस काम को कितने समय में करेगा। देखते हैं इसका सॉल्यूशन। देखिए ए कर रहा है आपका 4 घंटे में, बी और सी कर रहे हैं आपके, बी और सी कर रहे हैं 3 घंटे में, और ए और सी कर रहे हैं आपके 2 घंटे में। ठीक है, हमने इन सबका एलसीएम मान लिया, कितना हो गया, 12। यानी यदि ये 4 घंटे में पूरा 12 काम कर रहा है, तो 1 घंटे में कितना काम करेगा, तो 3 काम करेगा। बी और सी यदि 3 घंटे में पूरा 12 काम कर रहे हैं, तो 1 घंटे में कितना काम करेंगे, 4 काम करेंगे। और यदि ए और सी पूरा 12 काम 2 घंटे में कर रहे हैं, तो 1 घंटे में कितना काम करेंगे, 6 काम करेंगे। ठीक है, अब जरा ये बताइए कि यदि ए और सी दोनों मिलकर 1 घंटे में 6 काम कर रहे हैं, जिनमें से ए अकेला 1 घंटे में 3 काम कर रहा है, तो सी कितना काम कर रहा होगा, तो सी भी 3 काम कर रहा होगा, क्योंकि 6 माइनस के 3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी सी का 1 घंटे काम कितना निकल के आ गया, तो सी का 1 घंटे काम निकल के आ गया 3।
अब बी और सी दोनों मिलकर एक घंटे में 4 काम करते हैं, जिनमें से सी अकेला कितना काम कर रहा है? सी अकेला कर रहा है 3 काम। तो इसका मतलब बी कितना काम कर रहा होगा 1 घंटे में? तो 4 माइनस के 3 यानी कि कितना हो जाएगा? 1। यानी कि ए का 1 घंटे काम कितना है? सॉरी, ए का नहीं, बी का 1 घंटे काम कितना निकल के आ गया? 1। इसका मतलब बी का 1 घंटे का काम कितना हो गया? 1 यूनिट काम हो गया। अब बी को पूरा काम करने में कितना समय लगेगा? तो पूरा काम कितना है? 12। तो 12 काम करने में कितना समय लगेगा? 12/1 यानी कि 12 घंटे का समय लगेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ए और बी के आय का अनुपात कितना है? 2:1। वे 5:3 के अनुपात में व्यय करते हैं और 4:1 के अनुपात में बचत करते हैं। यदि ए और बी दोनों की कुल मासिक बचत कितनी है? 5,000 है, तो बी की मासिक आय कितनी होगी? देखिए, ए और बी किस अनुपात में बचत करते हैं? 4:1 के अनुपात में बचत करते हैं। यानी ए और बी के बचत का अनुपात कितना है? बचत का अनुपात है 4:1। कुल मिलाकर बचत कितनी होगी? 4 और 1 5 यूनिट बचत होगी। लेकिन एक्चुअल बचत कितनी है दोनों की? 5,000। एक की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? एक की वैल्यू मिल जाएगी हमको 1,000। ठीक है, एक की वैल्यू 1,000 होगी, तो 4 की वैल्यू 4,000 यहाँ से मिल जाएगी 1,000। ठीक है, यानी कि बी की बचत कितनी है? 1,000 है, और ए की बचत कितनी है? तो 4,000 एक की बचत है। अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में क्या बोला है कि यदि ए और बी की आय कितनी है? 2:1 के अनुपात में दोनों की आय है, और 5:3 के अनुपात में क्या है? दोनों का व्यय है। और इनकी बचत कितनी हो रही है? इनकी बचत हो रही है आपकी 4,000 और 1,000। कितनी बचत हो रही है? 4,000 और 1,000, जो कि हमने अभी निकाल लिया। इसको सॉल्व करते हैं और क्या करते हैं? क्या पूछा आपसे? बी की मासिक आय पूछिए। ये आय हो गई, ये आपका व्यय हो गया। ठीक है, ये आपकी बचत हो गई। तो सॉल्व कैसे करेंगे? देखिए, इसका गुणा इसमें करिए, 3 दूनी 6, 5 का गुणा एक में करेंगे, 5 एकम 5, 6 माइनस के 5 कितना होगा? 6 माइनस के 5, ये बराबर हो जाएगा किसके? 5 एकम 5 और 4 तिया 12, किसके बराबर हो जाएगा? 12,000 माइनस के 5,000 के। ठीक है, 5 एकम 6 माइनस के कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, और ये 12,000 में से 5,000 कटेंगे, कितना हो जाएगा? 7,000। यानी 1 यूनिट की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी? तो 1 यूनिट की वैल्यू हमें मिल जाएगी 7,000। अब आपसे पूछा क्या था? बी की मासिक आय कितनी होगी? बी की मासिक आय पूछी थी, तो देखिए बी की मासिक आय है कितनी? बी की मासिक आय कितनी? 1 यूनिट ही मासिक आय है बी की, तो 1 यूनिट की वैल्यू हमारी कितनी निकल के आई? 7,000 निकल के आई। तो जो कि हमारा क्या बन जाएगा फिर? राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 1 यूनिट की वैल्यू ही पूछी थी। 1 यूनिट की वैल्यू में कितनी निकल के आई? 7,000 ही निकल के आई। ऑप्शन नंबर आपका ये यहाँ पे एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एक त्रिभुज के कोण दे रखे हैं, x + 5 डिग्री और 2x - के 3 डिग्री और 3x + के 4 डिग्री। तो x की वैल्यू बताइए। आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश होता है। तीनों को जोड़ लेते हैं, x + 5 + के 2x - के 3 + के 3x + के 4, ये किसके बराबर हो जाएंगे? 180 के बराबर हो जाएंगे। तो x + 2x कितना है? 3x + 3x कितना हो जाएगा? 6x। 5 में से 3 गए, सॉरी 4 और 5 कितना हो जाएंगे? 9, 9 में से 3 गएंगे, कितना बचेंगे? 6। ये किसके बराबर हो जाएगा? 180 के बराबर। तो यहाँ से 6x बराबर मिल जाएगा 174, तो यहाँ से x बराबर मिल जाएगा 29। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 29 डिग्री। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में जो ए पर समकोणी है, जिसमें बीसी बराबर 5 सेंटीमीटर है, दो माध्यिकाएं बीएल तथा सीएम है, तदनुसार यदि बीएल बराबर 3√5/2 सेंटीमीटर है, तो सीएम की लंबाई कितनी होगी? इस क्वेश्चन को अच्छी तरह समझ लीजिए। इसका सॉल्यूशन मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। देखिए, ये आपका इतना बड़ा सॉल्यूशन है। ठीक है, आपको इस तरह से नहीं करना है, मैं आपको एक शॉर्ट तरीका बताऊंगा, आपको इस तरीके से सीधा आंसर निकालना है। ठीक है, देखिए पहले आप क्वेश्चन को समझ लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, जो किस पर समकोण है? ये ए पे समकोण है। ठीक है, ये बी मान लेते हैं, ये आपका सी मान लेते हैं। ए पर समकोण है जिसमें बीसी कितनी है? 5। बीसी कितनी दे रखी है? 5 है। और उसकी माध्यिकाएं क्या है? बीएल और सीएम। ये बीएल माध्यिका है, और ये आपकी सीएम क्या है? ये माध्यिका है। ये एम है, ये आपकी एल हो जाएगी। क्लियर? यदि बीएल की लंबाई कितनी दे रखी है? बीएल की लंबाई दे रखी है कितनी? 3√5/2। तो आपको सीएम की लंबाई पूछी है, यानी ये लंबाई पूछी है। ठीक है, तो देखिए कैसे निकालें इसको। आप इसको एक चीज नोट करिए कि यदि आपको कोई समकोण त्रिभुज दे रखा हो इस तरह का, ठीक है, और इसके दोनों शीर्षों से इस तरह से आपकी माध्यिकाएं खींची गई हो, जैसे मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये आपका सी हो गया, इसको एल मान लीजिए, इसको आप एम मान लीजिए, इस तरह ही मान लीजिए। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा हो? किसी एक माध्यिका की लंबाई पूछी हो, तो आप कैसे निकालेंगे? तो इसमें एक संबंध होता है। वो संबंध क्या होता है कि 4 BL²
यानी कि दोनों माध्यिकाओं के वर्गों का योग इंटू 4 cm स्क्वायर, ठीक है, ये किसके बराबर होता है 5bc के स्क्वायर के बराबर होता है। क्या होता है फॉर्मूला, यानी कि दोनों माध्यिकाओं के वर्गों का योग गुणा 4 बराबर 5 गुणा कर्ण के वर्ग के बराबर होता है। इसमें आपको वैल्यू रखनी है, तो देखिए वैल्यू कैसे निकल रखेंगे। देखिए 4 गुणा bl कितनी दे रखी है, bl आपको दे रखी थी 3√5/2, इसका वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा 9 गुणा 5/2 प्लस cm हमें निकालना है, cm स्क्वायर हमें निकालनी है। उसके बाद 5 गुणा b कितना है, सॉरी bc कितना है 5 है, तो 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 25। सॉल्व करिए इसको, तो ये हो जाएगा आपका, सॉरी अंडर, देखिए इधर 3√5/2 था ना, इसका वर्ग करेंगे यहाँ बट्टे में कितना आ जाएगा 4 आएगा। इसको सॉल्व करिए, 4 गुणा अंदर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 से 4 खत्म हो जाएगा, कितना बचेगा 45। तो ये हो जाएगा आपका 4 cm स्क्वायर, ये बराबर हो जाएगा 125 के। यहाँ से 4 cm स्क्वायर बराबर मिल जाएगा आपको 125 में से 45 घटा देंगे कितना बचेगा 80, और 4 से 80 कट जाएगा आपका 20 बार। तो cm की वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको अंडर में 20, जो किसके बराबर होता है 2√5 के बराबर होता है। तो cm की वैल्यू कितनी निकल के आएगी 2√5, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ये यहाँ पे एकदम सही आंसर हो जाएगा। सिर्फ किसकी वजह से, एक फॉर्मूले की वजह से। फॉर्मूला क्या था कि 4 इंटू दोनों माध्यिकाओं के वर्गों का योग बराबर होता है किसके, तीसरी भुजा के बराबर, तीसरी भुजा के 5 गुने के बराबर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कोई व्यापारी अपने सामान बेचने पर समय मूल्य अंकित मूल्य पर 40% छूट देता है और उसे 30% की हानि होती है। यदि सामान अंकित मूल्य पर बेचा जाए तो लाभ कितना होगा। देखिए वही मैंने इसी प्रैक्टिस सेट के 72 नंबर क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था एक फॉर्मूला, वो क्या था CP अपॉन MP बराबर 100 माइनस के डिस्काउंट परसेंट बटे में 100 प्लस के प्रॉफिट परसेंट, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रही है, हानि हो रही है, तो यहाँ पे क्या कर दीजिए आप 100 माइनस के लॉस परसेंट कर दीजिए, ठीक है। जब आपको लाभ दे रखा हो तो यहाँ पे प्लस लाभ परसेंट कर दीजिए, जब हानि दे रखी हो तो यहाँ पे माइनस हानि परसेंट कर दीजिए, ठीक है, इसी फॉर्मूले में। अब यहाँ से वैल्यू रख दीजिए, CP कितना है, CP आपको नहीं दे रखा, ना ही आपको MP दे रखा है, ठीक है। तो CP अपॉन MP बराबर यहाँ से निकाल सकते हैं हम 100 माइनस के डिस्काउंट दे रखा है 40% का, और हानि दे रखी है 30% की, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 60, ये हो जाएगा आपका 70, यानी कि 6/7, यानी कि CP अपॉन MP का रेशियो कितना निकल के आएगा 6:7। यदि आपका क्रय मूल्य 6 है तो आपका अंकित मूल्य कितना होगा 7 होगा। आपसे पूछा है कि यदि सामान अंकित मूल्य पर ही बेचा जाए, यानी कि विक्रय मूल्य कितना है 7 है, तो कितने का लाभ होगा। यानी यदि 6 वाली चीज को हम 7 में बेच रहे हैं तो हमें लाभ कितने का होगा, तो हमें लाभ होगा 1 का। कितने पे होगा, तो क्रय मूल्य पे होगा, जो कि बटे में 6 आएगा, गुणा कर देंगे 100 का। कितने का कटेगा, ये कटेगा आपका 16.6% के बराबर। अब इसको हम लिख सकते हैं 16 सही 2/3%, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ए एक वस्तु को बी को 20% लाभ पर बेचता है, बी उसे सी को 10% पर और डी उसे 12.5% लाभ पर बेचता है। तदनुसार यदि डी ने उसे 29.70 मूल्य दिया हो तो ए ने उसे कितने रुपए में खरीदा होगा। तो या तो इसको ऑप्शन से कर लीजिए, क्योंकि यदि लास्ट में लाभ पर बेचने के बाद भी यदि 29 रुपए में बेची जा रही है तो वो चीज़ 40 रुपए में तो खरीदी नहीं होगी और ना ही 30 रुपए में खरीदी होगी। दो ऑप्शन बचे आपके 20 और 10। यदि हम बात करें 10 की, 10 पे 20% का लाभ कितना हो जाएगा 2 रुपये, तो 12 रुपये हो जाएगा। उसके बाद फिर इसको 10% लाभ पे बेची जा रही है तो लगभग 1.2 हो जाएगा, और फिर 12.5% लगभग पॉइंट में आंसर आएगा, यानी लगभग 15 रुपये के आसपास का विक्रय मूल्य बनेगा। ये हमारा कितना चाहिए, हमें 29 पॉइंट समथिंग चाहिए, जो कि हमारा सिर्फ ऑप्शन नंबर सी दे सकता है। तो दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका देख लीजिए इसका करने का। देखिए मान लीजिए कि इसका विक्रय ए ने कितने रुपए में खरीदी थी, ए ने हमने मान लेते हैं x रुपये में खरीदी थी, ठीक है। अब ए ने बी को कितने रुपए % लाभ पर बेचा है, तो ए ने बी को 20% लाभ पर बेचा है, ठीक है। तो इसको हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं 120/100, ये क्या निकल के आएगा ए के द्वारा बेचा गया विक्रय मूल्य, ठीक है। अब बी से कितने % लाभ पर बेच रहा है 10% पे, इसको 110/100 निकाल सकते हैं डायरेक्ट, इसको निकाल सकते हैं 112.5/100, तो ये किसके बराबर हो जाएगा 29.70 के बराबर। इसको सॉल्व कर लेंगे और इसको हम क्या कर देंगे सीधे सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हैं। देखिए पॉइंट हटाएगा यहाँ से तो बटे में 100 आ जाएगा, और इस 100 से ये वाला 100 खत्म, इस 100 से ये दोनों जीरो खत्म, क्लियर। ये वाला पॉइंट हटेगा तो बटे में 1 जीरो और आ जाएगा, ठीक है।
अब इसको सॉल्व करिए। क्या सॉल्व करेंगे इसको? देखिए 25 से काटिए, 25 चौका 100, 25 पंजे 125, 25 से ये वाला कटेगा आपका 4 बार, क्लियर। 4 से कटेगा आपका ये 3 बार, ओके। और देखिए 9 से काटिए आपका 5 बार, 9 से कटेगा 9 तिया 27, 9 तिया 27। 11 से कटेगा आपका 3 बार, 3 से कटेगा ये खत्म। ऊपर कितना बचा आपका? 5 बचा, और नीचे बचा आपका 10, ठीक है। 5 से कट गया ये आपका 2 बार। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? एक्स की वैल्यू आ गई 2 गुणा एक 10 और आना चाहिए आपका कहीं से। देखिए देखिए यहाँ पे थोड़ी गलती हुई है, ये आपका 9 से कितनी बार कटेगा? 330 बार कटेगा, तो यहाँ पे एक जीरो और आएगा, ठीक है। यानी कुल मिला के कितने हो जाएगा यहाँ पे? 10। 10 का गुणा किस में करेंगे? 2 में। तो यहाँ से एक्स बराबर कितना मिल जाएगा? 2 गुणा 10 यानी कि 20, ठीक है। इसका मतलब ए ने कितने रुपए में खरीदी थी? 20 रुपए में खरीदी थी। 2 घंटे एक दिन का कितने बचत है? तो सिंपल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए, इसका राइट आंसर कितना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आज का। विद्यार्थियों की एक अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 1001 पेन, 910 पेंसिलें इस प्रकार बांटी जाएं कि प्रत्येक को मिले पेनों की संख्या बराबर हो एवं प्रत्येक को मिले पेंसिलों की संख्या भी क्या हो? बराबर हो। कुल मिला के आपको क्या करना है? कुल मिला के आपको 1001 और 910 का आपको एचसीएफ बताना है, ठीक है। तो 1001 910 का एचसीएफ क्या हो जाएगा? दोनों डिफरेंस निकाल लीजिए। दोनों डिफरेंस कितना हो जाएगा? 91। अब 91 से देखिए दोनों संख्या कट रही है, तो 91 से आपका ये भी कट रहा है और 91 से आपका ये भी कट रहा है, तो यही आपका क्या बन जाएगा? एचसीएफ, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम सही हो जाएगा। तो ये थी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।